वेलकम टू जीके प्लैनेट। जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर सीरीज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज द वेलिंग वॉल इज सिचुएटेड इन एंड द ऑप्शंस आर बर्लिन, बीजिंग, जेरूसलम एंड टेल अवीव। सो जेरूसलम इज द सिटी वेयर वेलिंग वॉल इज सिचुएटेड। सो जेरूसलम इज द करेक्ट आंसर। Moving to the first option, Berlin. So Berlin is the capital of Germany. It is also the largest city in Germany. Okay. Since the question is about wall, so after Second World War, Germany का आइडियोलॉजिकल डिवीजन हो गया। तो सैकड़ों कारीगर और बिजनेसमैन जो थे वो ईस्टर्न बर्लिन को छोड़ के वेस्टर्न बर्लिन जाने लगे, बिकॉज वेस्टर्न बर्लिन जो था वो ज़्यादा प्रॉस्परस था। एंड टू स्टॉप दिस एक्सोडस फ्रॉम ईस्टर्न बर्लिन टू वेस्टर्न बर्लिन, Berlin Wall was built in 1961. Berlin Wall was also called Wall of Shame and it was demolished in 1989. Okay. So now Beijing. Beijing is the capital of China. Okay. So China is the most populous country in the world. So next is Jerusalem. Jerusalem is the oldest city in the world and it is considered holy to three Abrahamic religion. Abrahamic religion है वो है Judaism, Christianity and Islam. Okay, so moving on, Tel Aviv. Tel Aviv is a city in Israel, also the most populous in Israel. The other name of Tel Aviv is the White City. Okay, now moving to the Wailing Wall. तो Wailing Wall के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो Wailing Wall का दूसरा नाम वेस्टर्न वॉल है एंड इट इज द होलीएस्ट श्राइन ऑफ ज्यूज, यानी कि सबसे पवित्र स्थान है ज्यूज का। और यहूदी परंपरा के अनुसार ये दीवार जेरूसलम के जो सेकंड टेम्पल था उसका अवशेष है। ओके, अब इसको वेलिंग वॉल क्यों कहा जाता है? सो इट इज कॉल्ड द वेलिंग वॉल बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ज्यूज वीपिंग एट द साइड ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। सो दिस इज अबाउट द वेलिंग वॉल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम वाज बिल्ड बाय द पीपल ऑफ। ऑप्शंस आर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग का जो मेन फीचर था वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था और इसके ड्रेनेज सिस्टम को ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है। सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोटेड फॉर इट्स सिटीज। जो इसकी सिटी थी दैट वाज बिल्ट ऑफ ब्रिक, रोड साइड ड्रेनेज सिस्टम एंड मल्टी स्टोरीड हाउस। और इसके अलावा कोई भी ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन नहीं थी जिसके अंदर ये फीचर्स मिले हों। सो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में माना जाता है कि ये 3150 बीसी से 20 बीसी के बीच नील नदी के किनारे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में डेवलप हुई थी। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। अब ये नील नदी के किनारे क्यों डेवलप हुई थी? इसका रीज़न है कि जो नील नदी थी उससे यहाँ के लोगों को आसानी से फूड, सॉइल, वाटर और ट्रांसपोर्ट मिल गया, जिसकी वजह से लोग यहाँ बसते चले गए। सो रिवर नाइल प्रोवाइडेड फूड, सॉइल, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट फॉर इजिप्शियंस। इसके बाद एक टर्म है फेरो। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो राजा थे उनको फेरो कहा जाता था और जिनको लोग भगवान का रूप मानते थे, द डिसेंडेंट ऑफ गॉड। सो ये हो गया फेरो के बारे में। अगला कीवर्ड है हायरोग्लिफ्स। सो हायरोग्लिफ एक टाइप की राइटिंग यानी कि लिपि है जिसमें सिंबल्स और पिक्चर्स का यूज करके लिखा जाता है। सो इजिप्शियन क्रिएटेड अ वे ऑफ राइटिंग यूजिंग हायरोग्लिफ्स। नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो था बिटवीन 2700 बीसी एंड 1900 बीसी। Okay, so this was the time period of Indus Valley civilization. So Indus Valley civilization was discovered in 1921. So 1921 जो लिखा हुआ है ये, it is the time when it was discovered. So archaeologist सर जॉन मार्शल ने इस civilization की खोज की थी। This civilization was developed along the river Indus, जिसकी वजह से इसको Indus Valley civilization कहते हैं। Okay, so Indus Valley civilization में citadel पाए गए। So citadel का मतलब होता है एक अरेज्ड प्लेटफॉर्म और हाई ग्राउंड। सो दीज high grounds were used for building like granaries, okay, to protect grains from floods and rodents. अनाज को फ्लड और जानवरों से बचाने के लिए ग्रेनरीज भी पाई गई थी। ओके, मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, वहाँ पे खुदाई में पब्लिक वाटर टैंक मिले जिसको ग्रेट बाथ कहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्रेट बाथ। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि दिस टैंक वुड हैव बीन यूज्ड फॉर स्पेशल रिलीजियस फंक्शन वेयर वाटर वाज यूज्ड टू प्यूरिफाई। तो ये कुछ इतिहासकारों का मानना है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ग्रेट बाथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, अब ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली कॉपर एंड टिन।
सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम लोग कॉपर, टिन और इन दोनों को मिला के ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे। इन मेटल के अलावा गोल्ड और सिल्वर वर ऑल्सो नोन टू देम, बट आयरन वॉज नॉट नोन टू देम, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आयरन को लिखा है, क्योंकि आयरन का यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं होता था। ओके, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में कोई भी टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिला। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग टेम्पल में पूजा नहीं करते थे। सो आयरन वॉज नॉट यूज्ड, टेम्पल वर नॉट फाउंड। ओके, नेक्स्ट इज डॉकयार्ड। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई तो गुजरात के पास लोथल एक जगह है जहाँ एक डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता था। सो लोथल वॉज अ डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो चाइनीज सिविलाइजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जो इसका टाइम पीरियड था 2200 बीसी से 221 बीसी था, और ये हुआंगे और जिसको येलो रिवर भी कहते हैं उस नदी के बीच में डेवलप हुई थी। क्योंकि ये येलो रिवर के अलॉन्ग इस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था, तो इसको येलो रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन वाज अराउंड 6000 बीसी टू 1200 बीसी। ओके, एंड मेसोपोटामिया का मतलब होता है लैंड बिटवीन रिवर्स। सो दिस सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड बिटवीन द एरियाज ऑफ रिवर्स टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस। सो दीज वर द टू रिवर्स along which this Mesopotamian civilization was developed. सो मेसोपोटामिया का जो रीजन था वो आज की डेट में इराक, पार्ट ऑफ ईरान, सीरिया और टर्की है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में इसको मेलोहा कहा जाता था। सो दिस इज अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टिल 1959 was, and the options given are Islamabad, Karachi, Lahore, Hyderabad. So the correct answer is Karachi. So Karachi was the capital of Pakistan till 1959. और इसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट अयूब खान decided to build a new capital, Islamabad, because Islamabad was near to the general headquarters of Pakistani army. So Ayub Khan shifted the capital from Karachi to Islamabad in 1959. So Islamabad officially became the capital of Pakistan on 14th August 1967, exactly 20 years after the country's independence. The first capital of Pakistan was coastal area of Karachi in Sindh, which was selected by Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. Moving on to the next question. The next question is, on which side did Japan fight the First World War? Options are none, it was neutral, with Germany against United Kingdom, against Russia on its own, or with United Kingdom against Germany. Okay, so the right answer is Japan fought in the First World War with United Kingdom against Germany. So option D is correct. So थोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते हैं। So जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था between 1914 and 1918, it was mainly fought in Europe. So वर्ल्ड वॉर 1 को यूरोप में ग्रेट वॉर भी कहा गया। ओके, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों की बात करें तो दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम, जिसकी वजह से सभी बड़ी कंट्री दूसरे देशों में कॉलोनी बनाना चाहते थे। वो इसलिए कि वहाँ से कच्चा माल लाएं और अपने देश में मशीनों से बनाई हुई चीज़ें बेच सकें। तो इससे हुआ ये कि कॉलोनी बनाने की जो डिज़ायर थी देशों की, उससे सभी देशों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, जिससे देशों के बीच अविश्वास और नफरत बढ़ गई। सो इन दिस सिचुएशन वॉर होना तो अनिवार्य था। अब ये सब चल रहा था, उसी बीच में ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यू यानी उत्तराधिकारी जिनका नाम फर्डिनेंड था, और उनकी और उनकी वाइफ की हत्या कर दी गई। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने इस काम के लिए सर्बिया को ब्लेम किया। एक महीने के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। तो यहाँ से वर्ल्ड वॉर 1 यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, और इसके बाद कई सारे कंट्री एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इस वॉर में जुड़ते चले गए। ओके, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was fought between two groups of countries. उसमें एक ग्रुप का नाम था सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया एंड ओटोमन एम्पायर थी। ओटोमन एम्पायर का मॉडर्न डे में टर्की को कहा जाता था। और वहीं दूसरी तरफ जो थी वो थी एलाइड पावर, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल थे। ओके, सो इन दो ग्रुप के बीच वॉर हुआ जो काफी लंबा चला, और फाइनली एलाइड पावर ने वॉर को जीत लिया। अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये जर्मनी के रिक्वेस्ट के बाद 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। अब इसके बाद 28 जून 1919 को एक ट्रीटी हुई जिसको वर्साइल्स ट्रीटी कहते हैं। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को अपनी लैंड का एक बड़ा हिस्से से हाथ धोना पड़ा, और इसके अलावा दूसरे राज्यों पर कब्जा करने पर पाबंदी लगा दी गई, और उसकी सेना का जो आकार था उसको छोटा कर दिया गया, और इसके अलावा जर्मनी पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। ओके, सो द समरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर is
Allied powers won the big victory against Germans. The war was ended by signing of many different treaties, the most important being the Treaty of Versailles. This also led to the creation of League of Nations, which was meant to prevent the war. तो लीग ऑफ नेशन भी इस ट्रीटी के बाद बना था ताकि भविष्य में ऐसे युद्ध दोबारा ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 21 साल के बाद इससे भी भयानक वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। ओके, तो दिस वाज अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Moving on to the next question, and the next question is NSAFE is recently in news is related to which of the following? And the options are nuclear safety, nitrogenous fertilizer, COVID-19 face mask, or nuclear submarine. So the correct answer is COVID-19 face mask. IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है NanoSafe Solution. सो इस कंपनी ने NSAFE नाम से एक एंटी माइक्रोबियल मास्क लॉन्च किया है। ओके, और इस मास्क की खास बात यह है कि ये रीयूजेबल है। ओके, और इसको अप टू 50 टाइम्स वॉश किया जा सकता है। ये काफ़ी बढ़िया बात है। इससे इस मास्क की इफेक्टिव कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मास्क इज इट इज़ अ ट्रिपल लेयर प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ इनर हाइड्रोफिलिक लेयर, जो अंदर की लेयर है वो हाइड्रोफिलिक लेयर है फॉर कंफर्ट, मिडिल लेयर इज हैविंग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, and the outer layer having water and oil repellent behavior. So these are the 3 layers. Okay, so NSAFE mask की जो filtration capability है वो up to 99.2% है, and this NSAFE mask complies with ASTM standards, यानी American Society for Testing and Materials Standards. And because this question is about mask, तो मैं एक बात और बता दूं कि जो आजकल N95 मास्क है बहुत ही पॉपुलर है। तो इस N95 में जो 95 है, इसका मतलब होता है इट फिल्टर्स एटलीस्ट 95% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स। तो जो N95 मास्क है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, इसमें N95 में से जो 95 है इसका मतलब होता है कि इट फिल्टर्स एटलीस्ट 95% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स। अब एयरबोर्न पार्टिकल्स को हम लोग पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं या PM कहते हैं। और इस ये जो PM है इट इंक्लूड्स डस्ट, डर्ट, सूट, smoke and liquid droplets. Okay, so this is about mask, and that's all for this video. Thank you for watching, and if you liked this video, please like it, share with your friends, and don't forget to subscribe to our channel GK Planet. So मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, bye bye, take care.